मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार हम लोग एक के बाद एक समस्त टॉपिक पर बात कर रहे हैं। नो डाउट से यह आने वाली एक दिवसीय परीक्षा जो है आपकी, जिसके लिए यह पूरा, जी हाँ दोस्तों, एक दौर चल रहा है, उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। दोस्तों हमने कहा था कि मनुष्य को हमेशा बी इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना चाहिए। दोस्तों जो मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेना, समझो दुख दूर दूर तक नजर नहीं आए। जैसी परिस्थिति हो, जैसा समय हो, उसी अनुरूप से अपने आप को ढाल लेना चाहिए। अगर वर्षा हो रही है तो अब ये नहीं कि उसको लेकर के बैठ जाओ, अरे यार वर्षा हो रही है, हमारे साथ प्रकृति क्या कर रहा। अरे नहीं दोस्त, छाता लो, निकलो और घर से बाहर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जीवन की ऊंचाई पर वही पहुंचा है जो बी इन प्रेजेंट है। हम आज कितना पढ़े सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम कल कितना पढ़ेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं होता है दोस्तों। तो बी इन प्रेजेंट, अपने आप को वर्तमान में जीने की आदत डाल लीजिए। और अगर लक्ष्य की आपको प्राप्ति करना है तो अपने आप को पहले संतुष्ट करो और खुद से वादा करो, क्या हमने आज जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना हमने पढ़ाई किया या फिर नहीं किया। अगर नहीं किया तो आप अपने साथ तो धोखा कर ही रहे हैं। जो समाज, जो आपका परिवार, जो आपका देश, आपकी यह प्रकृति आपको इस, जी हाँ दोस्तों, धरातल पर स्थान दी है, वह भी क्या कर सकती है, दुखी हो रही है। तो इसलिए बी इन प्रेजेंट में जीना चाहिए। बातें बहुत आगे होंगी, लेकिन आज हमें क्यों ऐसी बात करने पड़ी, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर पर बातें होंगी। और एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग एक एक करके शानदार बातें करेंगे कि जो ये हमारे पृथ्वी की सतह से लगा हुआ एक बहुत बड़ा वायुमंडल है, जो हजारों किलोमीटर तक क्या है दोस्तों फैला हुआ है, इस पर एक एक करके आज चर्चा करने वाले हैं। और बातें तो आज बहुत बड़ी बड़ी होंगी दोस्तों, और मजेदार वाली बातें होंगी। आइए आपको बता दें, एटमॉस्फेयर के बारे में जितनी जानकारी हमको है उतना हम प्रयास करेंगे कि आपको भी समझा सके। दोस्तों वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, ठीक दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसे यह है हमारी पृथ्वी, क्या है, यह है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी की सतह से, ठीक है, पृथ्वी की सतह से लगा हुआ क्या है, एक बहुत बड़ा गैसों का मिश्रण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या है, गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी की सतह से चारों ओर क्या है, एक गैसों का मिश्रण है दोस्तों। किसका है, गैसों का मिश्रण है। अब देखिए दोस्तों, जो यह गैसों का मिश्रण है, ध्यान से समझते जाइएगा, फिर हमें ना कहिएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब ऐसे है, वायुमंडल है, गैसें अर्थात हैं, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा और बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो इस तरह आपके चारों ओर क्या है, गैसें हैं, विद्यमान हैं। जी हाँ दोस्तों, गैसों के मिश्रण को ही, गैसों का, ये पृथ्वी है, ठीक है, गैसों के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, वायु कहा जाता है। गैसों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, वायु कहा जाता है। और जब यही वायु एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है, एक निश्चित दिशा में गति करती है, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पवन का नाम दे देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा।
तो गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है और पृथ्वी से लगी हुई रंगहीन, स्वादहीन और साथ ही साथ दोस्तों आपकी पारदर्शी क्या है, अर्थात वायु है। कहने का मतलब यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है और साथ ही साथ आपको दिखाई भी नहीं देती है। कि दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती है दोस्तों। कहने का मतलब सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं अपने इस बदन से, अपने इस त्वचा से, बाकी आपको कुछ नहीं है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है। जब गैसें मिलती हैं तभी वायु बनती है, ठीक है। कई गैसों के मिलन को ही, या फिर ऐसे लिख लीजिए, गैसों के मिश्रण को ही वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गैसों के मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। गैसें कैसे हैं दोस्तों, तो गैसें आपकी जो है वह स्वादहीन है, रंगहीन है, ठीक है ना दोस्तों, गंधहीन है। मतलब याद रखिएगा दोस्तों, ये नहीं कि महकती है तो अरे कौन सी स्मेल है, यह गुलाब है, यह चमेली है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बातें समझ रहे हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ से जानना चाहिए, ठीक है। तो रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन और बगैर दिखाई देने वाली गैसें विद्यमान हैं। तो इसी को पूरा क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए आपका बहुत महत्वपूर्ण बातें, इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अगर दोस्तों ज़्यादा अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो पृथ्वी को नीला कर लो, थोड़ा सा हर चीज समझते हैं चलो। जैसे यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी से लगा हुआ ऐसा एक वायुमंडल है, ठीक है। पृथ्वी से लगा हुआ क्या है, ऐसा एक वायुमंडल है, मतलब गैसों का मिश्रण है। ध्यान से देखते जाइए, कई बातों को क्लियर करना है यहाँ पर। बनाते चलिएगा आप लोग भी, ये नहीं कि बस सर बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं। दोस्तों ये पृथ्वी है, पृथ्वी की ये सतह है और इसी सतह से लगा हुआ ऐसा वायुमंडल है। ये हम लोग यहाँ पर टहलते घूमते हैं तो दोस्तों चारों ओर है ना, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों,
कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, पृथ्वी क्या जो वायुमंडल है, वायुमंडल के ऊपरी परत को, वायुमंडल के ऊपरी परत को वायु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु विज्ञान कहा जाता है, एरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, एरियोलॉजी कहा जाता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। वायु विज्ञान कहा जाता है पृथ्वी के ऊपरी परत को, मतलब वायुमंडल के ऊपरी परत को, वायुमंडल के ऊपरी परत को एरियोलॉजी कहा जाता है। जबकि निचली परत को, जो निचली वाली परत है, मान लीजिए नीचे वाली परत है, तो नीचे वाली परत को नहीं, याद रखिएगा, निचली परत को, निचली परत को ऋतु विज्ञान कहते हैं, ऋतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अर्थात मेटेरियोलॉजी। ठीक है, मेटेरियोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि वायुमंडल के ऊपरी परत को वायु विज्ञान, एरियोलॉजी, निचली परत को ऋतु विज्ञान, मेटेरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप जान चुके होंगे। ये बहुत शानदार बातें हैं। नोट हो गया दोस्तों? नोट करते चलिएगा, नहीं फिर हमें ना कहिएगा। कहते हैं बी इन प्रेजेंट। मैंने क्या कहा था? बी इन प्रेजेंट। दोस्तों आज क्या है ना, बारिश बहुत हो रही थी। जब मैं भीग के आ रहा था तो मतलब अजीब अजीब पूरा बदन में पानी मतलब खूब तेज़ी से लगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इन्हीं जो बारिश का पानी होता है, जब काफ़ी दिन बाद वर्षा होती है तो वह बदन पर जब पड़ती तो उससे क्या होता है, अर्थात खुजलीपन आता है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण अर्थात यहाँ से जो ऊपर उड़ कर जाता है वो बादलों पे जब ऐसे वायुमंडल में बैठता है तो जब पानी बरसता है तो बूंदों के साथ नीचे आता है। इसीलिए कहा जाता है पहली वर्षा में, जी हाँ दोस्तों, नहीं नहाना चाहिए। और अगर आप नहा लें तो फिर तुरंत क्या होना चाहिए, अर्थात साबुन वाबुन लगा कर फिर घर पे नहाएं, तब अच्छा रहता है, तो नहीं दिक्कतें आती हैं। कारण यही है। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों। तो कहने का, आइए ध्यान से समझते। तो इतनी बातें हो गई, इसको राइज करने जा रहा हूँ, कुछ और बातें बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप लिख लिए होंगे। आइए दोस्तों, जैसे क्या होता है, यह है हमारा सूर्य। ठीक दिख रहा है, ये हमारा सूर्य है। समझ गया? ये हमारा सूर्य है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा सूर्य है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश ऐसे पृथ्वी पर आता है, किरण के रूप में, याद रखिएगा, जिसे ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश दो रूप में आता है, एक सौर विकिरण के रूप में आता है और एक पार्थिव विकिरण के रूप में आता है। सूर्य से निकलता है तो, ठीक है, किस रूप में निकलता है? सौर विकिरण, ठीक है, या फिर पार्थिव विकिरण। अब देखिए, जो आपका सौर विकिरण है, इस सौर विकिरण को लघु तरंग भी कहते हैं, लघु तरंग भी कहते हैं, और इसको दीर्घ तरंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो सौर विकिरण होंगी, सौर विकिरण मान लीजिए ये 3 सौर विकिरण है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये सौर विकिरण है थोड़ी देर के लिए। तो सौर विकिरण को क्या होता है, अर्थात वायुमंडल
आने देता है, इसको नहीं रोकता है। चले आओ भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये अर्थात है, अब यहाँ से मैं तोड़ दिया हूँ, मतलब टूटी नहीं, एक साथ प्रकाश लगा हुआ है जहाँ से निकला है, ऐसे बात समझ रहे हैं ना। यह सीधा पृथ्वी की सतह पर आती हैं, इसीलिए सौर विकिरण जो होता है वह पारदर्शी होती है। ठीक है, वायुमंडल सौर विकिरण को नहीं रोकता है और सीधे सीधे आने देता है, जो आपके लिए हितकारी होता है। याद रखिएगा, आपके लिए क्या होता है? हितकारी होता है, हानिकारक नहीं होता है। जबकि आपका जो पार्थिव विकिरण है, मान लीजिए ये पार्थिव विकिरण है, तो पार्थिव विकिरण को क्या करता है? वायुमंडल ऊपर ही रोक लेता है। याद रखिए, इसीलिए यह अपारदर्शी होती है। कैसे? अपारदर्शी होती है। बातें समझ में आ गई होंगी, तो इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। ये प्रश्न भी आपका बनता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, तो आगे भी अभी बहुत सारी बातें करनी है, एक ही बात थोड़ी करनी है। अब देखिए दोस्तों, वायुमंडल, ठीक है, एक ग्लास हाउस की भांति काम करता है। ठीक है, ग्लास हाउस की भांति मतलब क्या होता है दोस्तों? जब आप लंदन जाएंगे, आप कनाडा जाएंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, जब आप शीत वाले क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो दोस्तों वहां पर आप देखेंगे कि कांच के घर बनाए जाते हैं। किसके घर बनाए जाते हैं? कांच के घर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं कांच के घर? क्योंकि इसलिए बनाए जाते हैं कि कांच के अंदर जब प्रकाश क्या होता है? प्रवेश करता है दोस्तों, तो प्रकाश पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है। याद रखिएगा, कांच के अंदर जब प्रकाश क्या होता है? प्रवेश करता है, तो फिर वह पूरी तरह से प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं आता है, जिसके कारण अंदर का टेम्परेचर जो हो जाता है वह हाई हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है। इसी को बोला जाता है ग्लास हाउस। उसी तरह आपका वायुमंडल है। ठीक है, उसी तरह क्या है? आपका वायुमंडल है दोस्तों। जो प्रकाश है, ठीक है, जो प्रकाश है वह तो आ गया है अंदर, लेकिन यह पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाता है, इसको वायुमंडल रोक लेता है। ठीक है ना दोस्तों? तो आपने हीट बजट का नाम सुना होगा। हीट बजट जो ऊष्मा से संबंधित है, याद रखिएगा, उसमें आपका बादल है, आपका धूल कण है, आपके घास के मैदान हैं, ये सब जो होते हैं, अर्थात जो आई ऊष्मा होती है सूर्य की, उसको क्या करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। इसी को बोला जाता है हीट बजट। और वायुमंडल उसी तरह दोस्तों, जिस तरह आपका कांच का घर काम करता है प्रकाश रोकने में, उसी तरह वायुमंडल भी प्रकाश रोकने में अहम भूमिका क्या होता है? निभाता है। अहम भूमिका निभाने में क्या करता है? अर्थात रोल अपनाता है। आपने सूर्य का देखा होगा बढ़ता घटता रूप, मतलब ज़्यादा प्रकाश लगता है, कम प्रकाश लगता है, वह आपतन कोण के कारण लगता है। ठीक है, कहोगे सर दोपहर को क्यों, अर्थात सूर्य का हानि क्या है? प्रकाश ज़्यादा लगता है, तो आपतन कोण के कारण लगता है, क्योंकि सूर्य क्या होता है? जो सीधा प्रकाश सूर्य का पड़ता है हमारे ऊपर, तो वो आपतन कोण का है। आपतन कोण क्या होता है दोस्तों? बढ़ता घटता रहता है, जिसके कारण प्रकाश का भी क्या होता है? मान अर्थात बढ़ता घटता रहता है, मतलब ऊष्मा भी बढ़ती घटती रहती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आप कहने, ठीक है, यह पृथ्वी है, ध्यान से समझिए, यह पृथ्वी है। ठीक है, अब अगर पृथ्वी ये है, आप यहाँ हैं, ठीक है, आप यहाँ पर हैं।
अब यहाँ पर सूर्य हमेशा क्या कर रहा है, चमक रहा है, सूर्य से कोई मतलब है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। अब धीरे धीरे जब आप इधर जाएंगे घूर्णन करते करते पृथ्वी के, तो आपको जस ऊपर जाएंगे प्रकाश बढ़ता चला जाएगा ना। एक समय ऐसा आएगा कि आप सीधे सूर्य के ऊपर आ जाएंगे, मतलब सूर्य की सीधा आपके ऊपर जब प्रकाश डालेगा तो दोपहर को तो यही होता है ना दोस्तों। कहने का मतलब प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है, फिर आप जस नीचे ऐसे आते जाएंगे प्रकाश धीरे धीरे घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा इतनी दूर से इतनी दूर प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो यही तो रात्रि हो जाती है। यही क्या होती है, रात्रि हो जाती है। बातें समझ रहे हैं ना, यही है आपतन कोण बोलते हैं इसको। जब दोस्तों याद रखिएगा, तो यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। तो जो सूर्य लाल दिखाई देता है, ठीक है ना दोस्तों, लाल दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये सारा सब साइंस वाले सर के पार्ट्स में है। साइंस वाले सर इसको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, साइंस वाले सर इसको अच्छे से समझाएंगे, उनके पार्ट्स में है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करें, ठीक है। हेडिंग बनाइए, वायुमंडल में विद्यमान प्रमुख गैसें। वायुमंडल में विद्यमान प्रमुख गैसें। चलिए देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, नहीं फिर बाद में कहिएगा सर नहीं बताए। ऐसा कुछ नहीं भाई, हर चीज़ बताना मेरा काम है। फिर आपका नियान है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है। हीलियम भी एक गैस है जो बहुत हल्की गैस है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जो गुब्बारा उब्बारा होता है ना, बैलून जिसे बोलते हो, बैलून में यही गैसें भरी जाती हैं, ठीक है। बैलून में यही गैसें भरी जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर हाइड्रोजन है, आपका जेनॉन है। ये सब गैसें अर्थात उपस्थित है ब्रह्मांड में, ठीक है। तो इनको प्लीज़ अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे नाइट्रोजन कितना है दोस्तों, 78%, मतलब 78.08% के आसपास आपका नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वह 20.95% के आसपास है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका ऑर्गन है 0.93% के आसपास। फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है 0.36%। दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अभी आपको बताऊंगा, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है उसमें सबसे अहम रोल यही गैस अपनाती है। सबसे अहम रोल यही गैस क्या करती है, अपनाती है, ठीक है। फिर आपका नियान है 0.002%। फिर आपका क्रिप्टॉन है 0.001%, ठीक है। फिर आपका हीलियम है 0.0005%, ठीक है। फिर आपका जेनान है 0.0005
5%, ठीक है, 4 बार 0, फिर आपका 0.0000 ऐसे करके है, अर्थात आपकी जेनान बहुत कम मात्रा में है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह आपको हमने बताया है, जो आपका पूरा पार्ट है यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हर एक पार्ट्स पर बातें कर लिए हैं। जेनान आपकी 0.009%, मतलब ये ऊपर रहेगा थोड़ा सा। तो इतना यह पूरा बातें थी, अर्थात गैसों के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए कहाँ से कितनी गैसें हैं दोस्तों। ये 4 या 5 जो आएंगी यहीं से ज़्यादातर पूछी जाएंगी, ठीक है, ये बातें समझ लीजिए। बाकी पीछे वाली हीलियम को थोड़ा सा पूछने का डर लगता है कभी कभी, लेकिन दोस्तों बहुत कम मात्रा में है हीलियम, तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार बातें हैं, ठीक है। आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें तो थोड़ा परसेंट कम नहीं, 99% तो यही दोनों स्थित है, ठीक है, और 1% में यह सब नज़र आती हैं, ये जान लीजिए दोस्तों। तो ये भी बातें आपके लिए जानना चाहिए था। तो यहाँ से ये थोड़ा सा डाटा है महत्वपूर्ण, इसीलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, इत्मीनान से, और देख लीजिएगा पूरी बातें हैं दोस्तों। वहाँ पर क्रमबद्ध रूप से पूछ सकता है आपसे, या फिर लगाने के लिए पूछ सकता है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलें, आइए दोस्तों, वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर चर्चा अब होगी, जो सबसे विशेष है, घनत्व थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट बता देते हैं, याद आ गया तो बिल्कुल बताना चाहिए। जैसे क्या है, यह है हमारी पृथ्वी, ध्यान से समझिए दोस्तों। जैसे ये है हमारी पृथ्वी, मतलब सोच लिया जाए कि एक सर्किल बना लिया जाए गोला सा, कुछ न कुछ दिक्कतें की जाती हैं। चलिए, देख रहे हैं मेरी इतनी मेहनत कितनी बेकार जा रही है। चलिए, मैं वही देख रहा था कि आदमी जब सुधार करने के प्रयास में आता है तो कई चीज़ें क्या होती हैं, गलत होने लगती हैं। मान लीजिए ये है आपका वायुमंडल,
जितना सारी चीज़ें अर्थात आपको इससे समझ में आएंगी, जी हाँ, उतना पढ़ाई लिखाने से नहीं आएंगी। इन सारी चीज़ों को अगर आप देख लेंगे तो नो डाउट आपकी अच्छी हो जाएगी, इसमें याद रखिएगा। ये जैसे वायुमंडल में ऐसे गैसें हैं, ठीक है, लगे हुए हैं, मतलब आप जानिए। अब क्या होता है दोस्तों, एक ऐसे कुछ किलोमीटर दूर पर पृथ्वी की सतह से ऐसे हरित गृह प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। आइए, ऐसे एक क्या होता है, हरित गृह प्रभाव पाया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश ऐसे निकला तो जो सौर किरणें आती हैं दोस्तों, वह इस समय इनका जब आती हैं तो वेग बहुत ज़्यादा होता है ना, तो इनको कहता है आइए। तो ये सौर किरणें पृथ्वी की सतह से आकर के ऐसे जब टकरा करके वापस जाने लगती हैं तो नो डाउट्स जो इनका वेग है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। वेग क्या है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं, ठीक है। वेग क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोस्तों, तो जब यह वापस जाने लगती हैं ऐसे, तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, प्रभाव है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अर्थात प्रमुख है CO2, ठीक है। CO2 क्या है, प्रमुख है। तो इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, मतलब ये गैसें मिल करके क्या करती हैं, रोकने का प्रयास कर देती है, मतलब प्रकाश को रोक लेती हैं। और इसी रोकने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो वायुमंडल जो बोला गया था ना, ग्लास हाउस की भांति काम करता है, हाँ, इसी के कारण पृथ्वी की सतह का, कहाँ का, सतह का औसतन तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है। कारण यही है, ठीक है दोस्तों, कारण यही है। जो था मैंने आपको बता दिया, आप इसे प्लीज़ अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो फिर आप बोलिएगा नहीं, अच्छे से बना भी लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलें, आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग बात क्या करने जा रहे थे, वायुदाब, घनत्व और तापक्रम के आधार पर वायुमंडल को पांच भागों में बांटा गया है, ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये 5 भाग कौन कौन है। नंबर 1
क्षोभ मंडल, नंबर सेकेंड समताप मंडल, नंबर थर्ड मध्य मंडल, मध्य मंडल, नंबर फोर्थ आयन मंडल, नंबर फिफ्थ बाह्य मंडल। ये 5 मंडल हैं आपके दोस्तों। जो इनकी इंग्लिश मीनिंग है वो प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, इसको मेसोस्फेयर कहा जाता है, ठीक है। इसको आयनोस्फेयर कहा जाता है और इसको एक्सोस्फेयर कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं इंग्लिश नाम को लेकर के, तो प्लीज़ अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार अभी इसके चित्र भी बना देते हैं, मतलब विस्तार भी क्या कैसा है, पहले इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया है, बढ़िया से इसको समझ लीजिए दोस्तों। जो भी लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, याद रखिएगा नहीं। और ये यूपीएसआई को ध्यान में रख करके पूरा वीडियो बनाया जा रहा है, और नो डाउट से ये जो अभी आपका नहीं प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उन्हीं के लिए कारगर सिद्ध हो जाएगा 2021 वाले के लिए, ठीक है। तो सब लोग एकदम तैयार रहें, बढ़िया डट करके पढ़ाई पढ़ें दोस्तों। जैसे कोई करंट का डाटा बदलता है तो मैं ज़रूर देने का प्रयास करूँगा नहीं, क्योंकि हमेशा मैं अपडेट रहता हूँ करंट से, और जो भी होता है मैं प्रयास करता हूँ कि इसको आपको बताया जाए, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। नहीं चलें, आइए। जैसे क्या है दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है। यह क्या है, हमारी पृथ्वी की सतह है। इस सतह पर ऐसे ले लेते हैं, इधर विषुवत रेखा है, इधर ध्रुव वाला पार्ट। ये 0 किलोमीटर है, ये 0 किलोमीटर है, यह भी 0 किलोमीटर है। आइए दोस्तों ध्यान समझिए। ऐसे एक रेखा जाती है जिसको दोस्तों, ये विस्तार है किसका, क्षोभ मंडल का। किसका विस्तार है, क्षोभ मंडल का है। ये ध्रुवों की ओर 8 किलोमीटर तक है इसका विस्तार, और आपका विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर है, और औसतन 13 से 14 किलोमीटर के आसपास है, ठीक।
चलिए, ये क्षोभ मंडल का विस्तार है। आगे जो है आपकी भैया समताप मंडल है, समताप मंडल, इसी को ओजोन मंडल भी इसी में आता है। ठीक है, ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है इसको, याद रखिएगा। नहीं और बहुत कोनो बुक तो ऐसी हैं, कोई बुक मतलब कि ओजोन मंडल अलग से दिखा दी है। ओजोन मंडल का इधर ध्रुवों की ओर 50 किलोमीटर तक, इधर भी 50 किलोमीटर तक। ठीक है, आगे है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर इधर भी है, 80 किलोमीटर आपका इधर भी है। ये विस्तार चल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आपका आता है कौन सा मंडल, ध्यान से समझिए, 640 किलोमीटर तक इधर भी और 640 किलोमीटर इधर भी आता है। इसको कहते हैं आयन मंडल। फिर 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक पूर्ण और 10,000 किलोमीटर तक अंशतः, जी हाँ दोस्तों, आपके वायुमंडल का विस्तार है। ठीक है, और ये वाला पार्ट बाह्य मंडल कहलाता है या फिर बहिर्मंडल भी कहलाता है। ठीक है, इसी का नाम है। तो ये थे आपके पांचों मंडल जो हमने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर इसको आप बना लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, प्लीज़ बना लीजिए, नहीं तो फिर आगे चले। जल्दी से प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि टाइम का अभाव है, क्योंकि अभी हमें हर एक पार्ट्स पर चर्चा करनी है आपके, ताकि आगे भी हम लोग बातें कर सकें। जितनी भी बातें कर लेते हैं उतनी कम होती हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि बातों से ही समझाया जा सकता है हर एक पार्ट्स को। जल्दी करिएगा। आइए दोस्तों, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं ना। देखो भाई, टाइम उतना दिया जाएगा जितना अच्छा रहे। क्षोभ मंडल, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं क्या? याद रखिए, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, बात जानते रहिएगा। टीज रेंज डी बोर्ट ने यह नाम दिया था। ठीक, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, टीज रेंज डी बोर्ट ने यह नाम दिया था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए,
इस मंडल का विस्तार इस मंडल का विस्तार ध्रुवों पर इस मंडल का विस्तार ध्रुवों पर ध्रुवों पर 0 से 8 किलोमीटर 0 किलोमीटर से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर विषुवत रेखा पर 0 से 18 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, 18 किलोमीटर के मध्य। दूसरा पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु में इस मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। ठीक दोस्तों, जाहिर सी बात है ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, विस्तार होता है, हर चीज में विस्तार होता है। कैसे दोस्तों, आप जानते हैं जब दाब बढ़ता है तभी ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ेगा तो दोस्तों प्रसार जाहिर सी बात है आएगा। प्रसार क्या है, जाहिर सी बात आएगा। बर्फ का एक टुकड़ा लाइए दोस्तों, रख दीजिए, गर्मी रहेगी, पिघलेगा, पानी कितना दूर फैलेगा आप खुद जानिए। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और है मेरे पास। ठंडी के दिनों में आप लोग क्या है देखे होंगे, एक ही, जी हाँ दोस्तों, बेड पर भैया भाभी, ठीक है ना दोस्तों, कई लोग मतलब मान लीजिए दीदी, हम लोग प्यार से सब लोग क्या है मान लीजिए लेट गए, कोई दिक्कत नहीं होती, चलिए ठीक है भाई। बचपन में तो मुझे याद है, ठीक है ना, जैसे कि मैं 3 भाई छोटे छोटे थे जब मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था, तो मुझे याद है एक ही तख्त में 3-4 भाई लोग हम लोग ठंडी में सो जाते थे, बड़ी थी तख्त थी। लेकिन गर्मी के दिन में क्या सो सकते हैं क्या, कभी नहीं सो सकते थे दोस्त, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि अगर पास पास आएंगे तो क्या होगा, अर्थात दाब बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगी तो ऊष्मा बढ़ेगी, और ऊष्मा बढ़ेगी तो बदन से तो पसीने निकलना शुरू हो जाएंगे बॉडी से। तो दोस्तों इसलिए प्रसार होना शुरू हो जाता है, फैल जाता है इंसान। गर्मी के दिनों और ठंडी के दिनों में देखियो, जैसे चूहा का बच्चा ना सोए, अर्थात जैसे मतलब बिलारी उलारी एकदम पैर वैर एकदम सकेल करके सोती हैं, उसी तरह इंसान भी सोता है एकदम। लेकिन ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में, ये तो गर्मी के दिनों में कुंभकर्ण हो जाते हैं ना सब लोग, एकदम लंबा लंबा लेट सोते हैं। कारण यही है, क्यों, क्योंकि प्रसार होता है। देखो बेटा, अभी हम अपने ले लिए उदाहरण, हम अपना ले लेते हैं, आपको लें तो कहेंगे सर हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम कॉमन बोल रहे हैं। तो हर चीज़ को देख करके चलना पड़ता है ना। तो इसमें क्या है दोस्त, जो अच्छाई है सच्चाई है वो एकदम सही बातें हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। इसके 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। एक डिग्री सेल्सियस क्या होता है दोस्तों, तापमान गिर जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए, घटता है। आगे दोस्तों,
इसके ऊपरी परत को ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपरी परत है, जैसे यह ऊपरी परत है, तो इस ऊपरी परत को, ठीक है ना दोस्तों, क्या कहते हैं? ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज कहते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बातें करें। इसी में है एक लाइन अभी और है। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटती हैं। चलिए, बातें समझ में आई? जैसे भैया बादल तो यहीं पर है, बिजली चमकना, ओले पड़ना, ठीक है। और क्या होता है? वर्षा होना, आंधी आना, आंधी तूफान, दोस्तों इसी से संबंधित है। तो ये सब मौसम संबंधी घटनाएं जो है यहीं पर होती हैं। इस मंडल को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा नहीं। यहाँ से क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। इस मंडल को जैव मंडल कहते हैं। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहनी धारा बहती है। इस मंडल को विक्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। इस मंडल को अधोमंडल कहते हैं। इस तरह इसके अनेकों नाम हैं। इस तरह क्या है, इसके अनेकों नाम हैं। इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत शानदार बातें हैं, यहाँ से नोट करने वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान दीजिए। आगे आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखिए। समताप मंडल, आइए दोस्तों समझते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, इस मंडल का विस्तार ध्रुवों पर, ध्रुव मतलब क्या होता है? पोलर। ध्रुवों पर
8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर 50 किलोमीटर 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए। यह मंडल बादल रहित है। यह मंडल क्या है? बादल रहित है। लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, इसके निचले जो निचला मतलब जैसे यहाँ अर्थात यहाँ समताप मंडल की शुरुआत होती थी इसके निचले वाले भाग में। ठीक है ना दोस्तों, इसके निचले वाले भाग में क्या होता है, कभी कभी इसके निचले भाग में बादल दिखाई देते हैं। बादल दिखाई देते हैं जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, फिर आगे लाइन बताते हैं। अभी बहुत मज़ेदार वाली बातें हैं इसमें। बादल रहित होने के कारण ही जेटयान या फिर वायुयान इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। उड़ाए जाते हैं। जेटयान या वायुयान इसी मंडल में क्या होता है, उड़ाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। आप क्या सोचते हैं कि जो आपकी हवाई जहाज़ें हैं यहीं ऊपर उड़ती हैं, आपको दिखाई देती हैं, जो एरोप्लेन उड़ती हैं? नहीं दोस्तों, बादल के ऊपर उड़ती हैं। नहीं, अनगिनत रोजाना क्या है, जी हाँ दोस्तों, अनेकों हवाई जहाज़ें ऊपर उड़ रही हैं, मतलब एरोप्लेन। तो आपको मतलब दिन भर चा चूँ चिल्लाता ही सुनाई देना, इसीलिए बहुत ऊपर उड़ती हैं, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं होती है। वो फाइटर प्लेन होते हैं जिनमें आवाज़ बहुत होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। यहाँ से 2-3 बातें और बता देते हैं, अभी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, ओजोन मंडल, ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत क्या होता है, इसी मंडल में पाई जाती है, ये जान लीजिए दोस्तों। ओजोन मंडल क्या होता है, इसी मंडल में पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों,
आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा। ओजोन परत इसी मंडल में होती है। ओजोन परत का पहले तो विस्तार लीजिए। इस परत का विस्तार, इस परत का विस्तार 15 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर के मध्य है। 35 किलोमीटर के मध्य है, ठीक है। ओजोन परत इसी मंडल में पाई जाती है। इस परत का विस्तार 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य है। यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, अवशोषित कर लेती है। याद रखिए, इस परत का विस्तार 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य है। ये परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे अर्थात परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, समाहित कर लेती है अपने अंदर, ठीक है। जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके कारण मोतियाबिंद कैंसर, चर्म रोग आदि बीमारियां पृथ्वी पर नहीं फैल पाती। दोस्तों आपको बता दें, आज से 25 से 30 साल पहले क्या हुआ था कि ओजोन में छिद्र हो गया था। ओजोन में जब छिद्र हो गया मतलब परत में, और यह परत छिद्र कहाँ हुआ? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ। क्यों हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर? क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत सारी शोधशालाएं स्थित हैं, वहाँ पर बहुत सारे परीक्षण होते हैं, जिसके कारण याद रखिएगा दोस्तों, वहाँ पर क्या हुआ? छिद्र हुआ उसके ऊपर, और छिद्र होने से बहुत सारी क्या हुई? घातक बीमारियां जन्म ली। अब अभी हाल ही में डाटा आ चुका है कि ओजोन का छिद्र भर चुका है, और बहुत सारे देश जितने भी हैं सब ने प्रयास किया है कि भाई जो CFC जैसे अर्थात घातक गैस है जो ओजोन का क्षरण करती है उसको कम फैलाया जाए। तो दोस्तों इसके लिए कई हैं, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा घातक मानी जाती है। इसके बाद एयर कंडीशनर, जो मतलब आप AC यूज करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं या फिर प्लास्टिक की जो बोतल जलाते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा दोस्तों इस परत के ऊपर, तो इसको थोड़ा कम से कम अर्थात प्रयोग करें, ठीक है। हम लोग भी प्रयोग करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। मैं तो AC में नहीं रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मजबूरी है। ये सारे जितने भी स्टूडियो बनाए जाते हैं वो सेफ्टी बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हवा भी नहीं आती है, इतना ज़्यादा मतलब पूरा कवर्ड कर दिया जाता है। एक आध स्टूडियो तो ऐसे हैं कि दोस्तों जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी नज़र आ जाती कभी कभी हमको, हम तो देखे हैं।
तो कहने का मतलब ये एसी ही अर्थात उसकी लाभदायक है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि दोस्तों स्टूडियो बनाने पर अगर आवाज़ बाहर से आएगी तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देगी, इधर उधर सुनाई देगी, तो आप भी नाराज़ होंगे कि सर क्या दे दिए हमको। ठीक है, तो इसलिए सारा चीज़ होता रहता है, आप इसको ध्यान देते रहिए। तो यहाँ से भी बातें आप समझ चुके होंगे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा। ठीक है, 16 सितंबर को हर वर्ष, जी हाँ दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन जब ऑक्सीजन के 3 अणु बनते हैं तभी O3 ओजोन का निर्माण होता है। डाबसन इकाई से, ठीक है, डाबसन इकाई से इसकी माप की जाती है ओजोन की। किसके? डाबसन इकाई से इसकी माप की जाती है। ठीक है, चलिए, इसके ऊपरी परत को स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। किसके? अर्थात है समताप मंडल के स्ट्रेटोपाज कहते हैं ऊपरी परत को। चलिए भाई, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी आगे आते हैं, आगे बातें समझते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है मध्यमंडल। मेसोस्फेयर, इसका विस्तार वायुमंडल में, ठीक है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, 80 किलोमीटर के मध्य है। इसके ऊपरी परत को मेसोपाज कहते हैं। मेसोपाज कहते हैं। उल्का पिंड की घटना इसी से संबंधित है। ठीक है, उल्का पिंड की घटना इसी से संबंधित है, याद रखिएगा नहीं दोस्तों। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस मंडल के तापमान में गिरावट आती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आयन मंडल। आइनोस्फीयर, इसका विस्तार वायुमंडल में 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य है। इसके ऊपरी परत को आयनोपाज कहते हैं। ठीक है,
इसके ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आयनोपाज कहते हैं, याद रखिएगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है, रेडियो तरंगों का संचार इसी मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो जो रेडियो तरंगे हैं जो आपके मोबाइल में काम कर रही हैं, नेटवर्क एक जो दिखाई नहीं देती हैं दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो अर्थात है जैसे रेडियो है, आपका मोबाइल है, टेलीफोन है, टीवी है, जो ये सब काम करते हैं, यह इसी के कारण काम करते हैं, रेडियो तरंगों के कारण। ठीक है, तो यहाँ से भी लास्ट है बहिर्मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल लिख लो या फिर बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर कहते हैं इसको, मंडल। इस मंडल का विस्तार 640 किलोमीटर के ऊपर जितना भी वायुमंडल पाया जाता है, जितना भी वायुमंडल का विस्तार है, अभी डाटा आया था 10,000 तक है वायुमंडल का विस्तार है, सब इसी में है। ठीक है, इस मंडल में संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपका समय मैप, ठीक है ना दोस्तों, कहाँ पोल्यूशन कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ बाढ़ आने की संभावना है, ये सारी चीज़ें जो पता चलती हैं वो यहीं पर लगे उपग्रहों के माध्यम से ही पता चलती है, संचार उपग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस मंडल के ऊपरी परत में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं इस मंडल के ऊपरी पार्ट में। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से समझने वाली बातें हैं, कि जो ये हमारा पूरा वायुमंडल है, ठीक है, बहिर्मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी सीमा का निर्धारण नहीं पाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ऐसा है कि लगभग इतने किलोमीटर में है, 10,000 किलोमीटर अभी हाल ही में ऐसा डाटा आया है कि दिया गया है। और एक जो प्रमुख घटना हुई थी, अरोरा बोरियोलिस का नाम सुन रहे होंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस का नाम सुन रहे होंगे, जो सौर ज्वाला सूर्य से निकलती है, तो जो पृथ्वी के अर्थात घटना पर घटती होती है, अरोरा बोरियोलिस दिखाई देता है, सूर्य का प्रकाश जो आता है उसको सौर ज्वाला कहते हैं ना। जी हाँ दोस्तों, तो वह इसी अर्थात मंडल में घटना दिखाई देती है, वह इसी मंडल में क्या होती है, घटना दिखाई देती है। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने वायुमंडल से संबंधित
जितनी भी जानकारियाँ अभी आपको हो सकती थी वह दिया गया। अभी आपको बाकी पवनों से संबंधित बातें करेंगे और 2 पार्ट्स पर चर्चा करेंगे, पवन पार्ट्स 1, पवन पार्ट 2। एक में हम पवनों के प्रकार के बारे में बताएंगे और दूसरे वाले पार्ट्स में स्थानीय जो पवनें होती हैं उनके कुछ प्रकार हैं, उन पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फिर ये थी आज की समस्त सेवाएं और आज दे दीजिए यहीं पर इजाज़त। जो आपको यह पूरा पार्ट्स अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग अपना, जी हाँ दोस्तों, विचार ज़रूर दीजिएगा। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो इसी तरह उत्साह के साथ जुड़े रहिए। वी इन प्रेजेंट, जी हाँ, हमेशा प्रेजेंट में जीने का प्रयास करिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नहीं फिर मिलेंगे अगले पार्ट्स पर और दीजिए आज यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।